Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. Dear students, आज हम लेक्चर 1.17 पढ़ेंगे ऑक्साइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.17 ऑक्साइड्स. आज के इस टॉपिक में ऑक्साइड्स के बारे में बताया जाएगा, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाएगी. सो सबसे पहले हम ऑक्साइड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. व्हाट आर ऑक्साइड्स? बाइनरी कंपाउंड्स of oxygen with other element in periodic table are called oxides. Let's say magnesium and oxygen, calcium and oxygen. These are the binary compounds of oxygen with the elements of the periodic table. So in examples को अगर देखा जाए तो ये oxides की example हैं. इसी तरह से अगर मजीद बात की जाए, एल्यूमिनियम Al2O3, these are aluminum oxide. अब देखा जाए तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, लेकिन बाइनरी बोलेंगे इसे भी. अब क्यों इसको बाइनरी बोलेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 तरह के हैं, यानी एक एल्यूमिनियम है और एक ऑक्सीजन है. तो बाइनरी का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि 2 ही एटम्स हों. बाइनरी मीन्स 2 टाइप ऑफ एटम्स. सो स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड. स्टूडेंट्स, वैसे तो ऑक्साइड्स को क्लासिफाई करने के तरीकाकार एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मसलन आप ऑक्साइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. स्टूडेंट्स, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है. इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे ऑक्साइड 4 तरह के कैटेगराइज किए गए हैं. सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड्स, दूसरे नंबर पे आते हैं पैरोक्साइड्स, तीसरे नंबर पे आते हैं सब ऑक्साइड्स, चौथे नंबर पे आते हैं ओजोनॉइड्स. स्टूडेंट्स, इन चारों ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें तो वो डिफरेंट है. सो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे ऑक्साइड्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं. इस टेबल में आपको इनकी एग्जाम्पल्स भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन हम इनको डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में ये मेंशन नहीं है. स्टूडेंट, सेकंड मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की बेस पे हम ऑक्साइड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेचर की बेस पे ऑक्साइड को 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1, बेसिक ऑक्साइड्स. नंबर 2, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एंड नंबर 3 is acidic oxides. स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक ऑक्साइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपको एक टेबल नजर आ रहा है. इस टेबल में 3 कलर से लिखे गए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं. ग्रीन कलर के एलिमेंट्स, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर बेसिक होगी. ऑरेंज कलर के लिखे हुए एलिमेंट्स, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर एम्फोटेरिक होगी. ब्लू कलर के लिखे हुए एलिमेंट्स, इनकी जो ऑक्साइड्स की नेचर होगी वो एसिडिक होगी. स्टूडेंट्स, दोज ऑक्साइड्स which give basic solutions when dissolve in water. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड को स्टूडेंट्स जब हम पानी में डालेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप लोग जानते हैं कि दे हैव OH- आइंस. अब ये OH- आइंस क्या करेंगे? नॉर्मली पानी के अंदर H+ आइंस की मिकदार OH आइंस की मिकदार के बराबर होती है,
यानी कि पानी के अंदर एसिडिक नेचर बेसिक नेचर के बराबर होती है, लेकिन इसके आने से पानी में हाइड्रोक्सल आयंस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पानी की नेचर बेसिक हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी की नेचर बेसिक क्रिएट होगी। एग्जाम्पल से आपको यह बात क्लियर हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात करें, दोज ऑक्साइड्स विच गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स की अगर आपने बात की थी तो वो बेसिक ऑक्साइड्स के फॉर्म में आपको नजर आए थे, और अगर आप नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे पानी में डिसॉल्व होने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO3 जब ये पानी में डिसॉल्व होंगे डियर स्टूडेंट्स तो कार्बोनिक एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, मींस के ये पानी में एसिड्स H+ आयंस की मिकदार बढ़ाएंगे, जिससे पानी की नेचर एसिडिक होगी। स्टूडेंट्स, यहां पे बड़ी जरूरी चीज है मेंशन करना कि ग्रुप फर्स्ट ए के तमाम मेटल्स और ग्रुप 2A के एक्सेप्ट ब्रिलियम बाकी के एलिमेंट्स, और इसी तरह ग्रुप 2B की बात करें, सेंटर से ट्रांजिशन मेटल्स को इग्नोर कर दिया गया है, तो जिंक को निकाल के कैडमियम और मर्करी यानी कि ग्रीन कलर से लिखी हुई तमाम मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होंगे। यहां से आपको एक MCQ पूछा जा सकता है। MCQ ये आएगा कि वो कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें पाए जाने वाले मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स की नेचर रखते हैं। सो आपने आंसर देना है ग्रुप 1A कंप्लीट है, ग्रुप 2A में ब्रिलियम के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं, और ग्रुप 2B की बात करें तो जिंक के अलावा बाकी कैडमियम और मरकरी जो हैं वो बेसिक कैरेक्टर के अंदर आएंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन आपको एसिडिक नेचर के बारे में भी पूछा जा सकता है, एसिडिक ऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया कि ग्रुप 3A में से ब्रिलियम जो कि प्योरली नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, यानी कि ग्रुप 6A के कंप्लीट मेंबर, ग्रुप 7A के कंप्लीट मेंबर, ग्रुप 5A के फर्स्ट 2 मेंबर, ग्रुप 4A के फर्स्ट 2 मेंबर एंड ग्रुप 3A का फर्स्ट मेंबर, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में आएंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से इन दोनों के दरमियान में एक वर्ड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, यहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जस्ट लाइक एम्फीबियंस की तरह आप समझ सकते हैं कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, यानी ऐसे एनिमल्स जो डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। सो इसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, दोज ऑक्साइड्स विच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, जिनके पास दोनों कैरेक्टर आ जाएं हम उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। टेबल में आपको ऑरेंज कलर से जो भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, अगर हम जिंक की बात करते हैं, सो जब वो एसिड के साथ मिलेगा सो एसिड के सामने बेसिक नेचर शो करेगा, और जब वो बेस के साथ मिलेगा तो बेस के सामने जिंक ऑक्साइड एसिडिक नेचर शो करेगा। सो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कि जिंक ऑक्साइड बेसिक नेचर भी रखता है, एसिडिक नेचर भी रखता है। सो जब इनके हम रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट जो यूज किए गए हैं लाइक बेसिक के सामने एसिड, एसिडिक के सामने बेस, तो बदले में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और यहां पर भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। स्टूडेंट, ये जो सॉल्ट है, हम इस सॉल्ट को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स आपने चैप्टर 6 में इसके नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं। अभी मैं जस्ट इसका नाम आपको मेंशन कर देता हूं। इसका नाम है सोडियम टेट्रा
हाइड्रोक्सी जिंकेट, लेकिन आप इसका नॉमेनक्लेचर चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। सो कुछ बुक्स में इसको हाइड्रोक्सो भी मेंशन किया जाएगा, दोनों यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ज्यादातर बुक्स में हाइड्रोक्सी ही मेंशन किया जाता है। तो हम इसे आम अल्फाज में सोडियम जिंकेट का नाम भी देते हैं, लेकिन यहां चूंकि हाइड्रोक्सल यूज हुआ है सो इसका नाम सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो जिंकेट भी इसको कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात बड़ी काबिले गौर है कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाने वाले जो मेटल्स हैं वो एक्चुअली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, और जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाने वाले जो मेटल्स हैं उनके बारे में बात की जाए तो वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, और एम्फोटेरिक की बात की जाए तो वो ना तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और ना ही हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट मेटल्स के बारे में ये तासुर डेवलप हो चुका है, परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स के बारे में ये परसेप्शन है कि दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, और गुड यानी कि अच्छी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के बारे में ये परसेप्शन है, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब इनके पीछे हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स से नीचे दो स्ट्रक्चर बनाई गई हैं, एक SO3 और दूसरी हमने सोडियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ की है। अब इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि क्यों एक मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और क्यों एक नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। मैं इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, जी स्टूडेंट्स, आई प्रेफर के मैं स्ट्रक्चर आपके सामने दोबारा से बनाता हूं समझाने के लिए। लेट्स से सोडियम की जगह पे हम मेंशन करते हैं कि सोडियम एक मेटल है। अब इस मेटल के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट, ये मेटल इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जी डियर स्टूडेंट, इस मेटल का जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन देना उतना आसान होगा, इस मेटल का जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन देना उतना मुश्किल होगा। सो इट इज क्लियर, टॉप टू बॉटम अगर बात करें, साइज ऑफ मेटल इंक्रीज। सो स्टूडेंट, जब साइज ऑफ मेटल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाने में आसानी पैदा होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं लिथियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड में क्या फर्क होगा, तो सीजियम ऑक्साइड में मेटल जो सीजियम है वो बेहतर तरीके से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे पा रही है, और लिथियम क्योंकि उसका साइज छोटा है, थोड़ा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन लिथियम से ऑक्सीजन की तरफ जाना रिलेटिवली। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इस मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पानी में H+ है और OH- है। सो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू MOH, और जो दूसरा OH है वो डेफिनेटली आजाद हो जाएगा। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं तो नॉर्मली एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ दो मेटल्स आएंगे, क्योंकि सोडियम पे +1 ऑक्सीजन पे -1 एंड -1 यानी कि -2 चार्ज आता है, एक इस मेटल की वजह से, एक इस मेटल की वजह से। सो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो पीछे बचा हुआ OH इस दूसरे M+ के साथ आ जाएगा,
और बदले में MOH और MOH बनेगा। अब हम इसकी इक्वेशन मेंशन करते हैं। आप देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड यानी कि 2 मेटल्स हैं और +1 एंड +1 एंड -2। अब पानी से ये H+ एक्सेप्ट करेगा और दूसरा सोडियम दूसरे OH के साथ मिलेगा और इस तरह 2NaOH बनेगा। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से माइनस चार्ज आएगा और जितना ज्यादा माइनस चार्ज आएगा उतना आसान है प्रोटॉन को कैप्चर करना और जितना ज्यादा प्रोटॉन को कैप्चर करना आसान होगा बेसिक नेचर में क्या होगा, इजाफा होगा। सो यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को मैच्योर कर लें। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जी स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं बेरिलियम का छोटा साइज है, मैग्नीशियम के एटम का साइज बड़ा है, कैल्शियम के एटम का साइज और बड़ा है, स्ट्रोंशियम का साइज और बड़ा है और बेरियम का साइज और बड़ा है। मींस टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो बेरिलियम का ऑक्साइड और बेरियम के ऑक्साइड में जो मेजर डिफरेंस नजर आएगा वो यही नजर आएगा कि बेरिलियम के ऑक्साइड के ऊपर वीक माइनस चार्ज होगा, साइज छोटा है, और बेरियम के ऑक्सीजन के ऊपर स्ट्रॉन्ग -2 चार्ज होगा। सो अगर बेरियम के ऑक्साइड के सामने अगर वाटर आएगा तो प्रोटॉन कैप्चर करना इसके लिए ज्यादा आसान है, इसके लिए प्रोटॉन कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा प्रोटॉन को कैप्चर किया जाएगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन को कैप्चर करना आसान होगा उतना ज्यादा OH आजाद होगा और OH के आजाद होने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा कैरेक्टर पैदा होगा, बेसिक कैरेक्टर। सो कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। एक्चुअली बेसिक कैरेक्टर का और मेटालिक कैरेक्टर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि साइज इंक्रीज होने से डियर स्टूडेंट मेटालिक कैरेक्टर में भी इजाफा होता है। सो स्टूडेंट्स यहां से एक और बात क्लियर हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलना जिसका आसान होगा उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अब रिलेट कर रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। सो अब साइज, बेसिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का इकट्ठा कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया। डी स्टूडेंट इसी तरह अब चलते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी और पॉजिटिव चार्ज के अंदर। स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा लूज हो चुके हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है आपको पता है साइज रिड्यूस होता है। सो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा। स्टूडेंट साइज कम होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा और मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो स्टूडेंट सोडियम पे क्या चार्ज है +1, मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है +2। तो आप इजीली देख सकते हैं कि सोडियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा रिलेटिवली मैंने एटम उसका थोड़ा छोटा बनाया है। दूसरा चार्ज मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा है, सोडियम के ऊपर चार्ज कम है। तो अगर आप रिलेशन देखें जिसका चार्ज ज्यादा है उसका साइज कम है और जिसका साइज कम है उसका बेसिक कैरेक्टर कम है यानी उसका मेटालिक कैरेक्टर कम है। और इस लिहाज से देखा जाए तो सोडियम इज मोर बेसिक एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेस बेसिक। स्टूडेंट इसी तरह अगर आप एल्यूमिनियम पे आते हैं जिसपे +3 चार्ज है तो चार्ज बढ़ने की वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, दैट्स वाई इसके अंदर बेसिक कैरेक्टर कम हो गया है। सो अब ये बेसिक कैटेगरी में नहीं रहा। आप ऑरेंज कलर को अच्छी तरह जानते हैं कि ऑरेंज कलर से
मैंने किसके ऑक्साइड्स मेंशन किए हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। स्टूडेंट्स अब हम एसिडिक ऑक्साइड का फिनोमेना समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको मैं ब्लू कलर से बनाना पसंद करूंगा, आप सब जानते हैं यहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखें, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो इन ऑक्सीजन के पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज नहीं है जितना यहां पे था कि वो पानी से प्रोटॉन को कैप्चर कर सके। अब ये नहीं कर सकता क्योंकि ये वीक नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल वीक नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं। सो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ लोन पेयर, जो कि 2 लोन पेयर होते हैं, वो अटैक करेंगे सल्फर के ऊपर। जैसे ही वो सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो ऑक्सीजन लोन पेयर देने की वजह से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड अलग कर लेगा और H+ को अलग कर लेगा। सो अगर सल्फर को देखा जाए तो सल्फर के स्टिल 1 2 3 4 5 6 7 यानी सल्फर का इजाफी बॉन्ड क्रिएट हो गया। सो अब सल्फर क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक करेगा और उस बॉन्ड को आगे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा। स्टूडेंट जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन यहां से H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सो H+ यहां पे आ जाएगा, ये वाला। अगर हम नोटिस करें ये किस चीज की स्ट्रक्चर है, सल्फर डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, ये क्या चीज है, OH, और ये H इस O के साथ आकर भी क्या बन चुका है, OH। इट मींस कि आपने SO3 को पानी में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट हुआ। तो नॉन मेटल का वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का तरीका डिफरेंट है, बेसिक कैरेक्टर्स यानी मेटल के ऑक्साइड्स का डिफरेंट है। सो ये नॉन मेटल्स के केस में होगा और ये मेटल्स के केस में होगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन को इतना अच्छा नेगेटिव चार्ज नहीं देती क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होती, नॉन मेटल एक्चुअली इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत उनके पास भी होती है। सो सल्फर उतना आराम से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जितना आसानी से मैग्नीशियम या सोडियम कर सकता है। सो सल्फर ऑक्सीजन को मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में नाकाम रहा, जिससे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, साइज छोटा होने से एसिडिक नेचर में इजाफा होता है। स्टूडेंट्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी जिनके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसी तरह से आप याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी ज्यादा होती है उनकी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत जिसमें कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किन की ज्यादा होती है स्टूडेंट्स, यहां पे रिलेशन सामने आ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नॉन मेटल्स में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उनके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है एसिडिक नेचर को। आई रियली होप आपको समझ आ गया है। लाइक सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दे ऑल हैव स्मॉल साइज, इसलिए मैंने इनको छोटा लिखा है। स्मॉल साइज की वजह से इनके अंदर ये वाला फिनोमेना पाया जाएगा, यानी कि स्मॉल साइज, एसिडिक नेचर ज्यादा होगी इनके ऑक्साइड्स के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स आपको नीचे 4 मेटल के ऑक्साइड नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें
तो यहां ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है यानी मैंगनीज पे +2। यहां पे अगर आप देखें ऑक्सीजन पे -6 चार्ज है और मैंगनीज पे +6 होगा, 2 मैंगनीज पे +6 है तो 1 मैंगनीज पे +3। स्टूडेंट्स इसी तरह यहां मैंगनीज पे +4 और यहां +7। और अगर पूछा जाए इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है और कौन ज्यादा बेसिक ऑक्साइड है, तो बहुत आसान है। हम देखेंगे किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। सो अगर एसिडिक नेचर की बेस पे देखा जाए तो ये मोर एसिडिक है और ये लेस एसिडिक है। जी स्टूडेंट्स, तो वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। ये मेन कॉन्सेप्ट था, इसको आप 2 दफा देखिएगा क्योंकि ये वो चीज है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाली है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं और कुछ एमसीक्यूज को रिव्यू करते हैं। सो हमारा पहला एमसीक्यू है पोटेशियम ऑक्साइड इज डैश। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी इस रीसेंट लेक्चर में पढ़ा कि जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है। स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आप लोग अच्छी तरह पढ़ा है, वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब पोटेशियम तो मेटल है, सो हम कह सकते हैं द पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। द राइट आंसर इज बेसिक इन नेचर। स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इनमें से कौन है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। स्टूडेंट, सोडियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों वाहिद ऐसी मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हैं। दे हैव गुड मेटल एंड हैव सफिशिएंटली लार्ज साइज। सो इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो तो बेसिक नेचर के होंगे। जो जिंक है स्टूडेंट्स, ये नॉन मेटल के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे वाली साइड से यानी कि ग्रुप 2b में पाया जाता है। सो जिंक ऑक्साइड की अगर आप कैटेगरी देखें तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि इफ दे रिएक्ट विद एसिड दे बिहेव लाइक अ बेस, इफ दे रिएक्ट विद बेस दे बिहेव लाइक एन एसिड। अभी आपको रिसेंटली मैंने ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड को मैंने एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझाया, तो राइट आंसर है डेल्टा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज कोवेलेंट, इनमें से कौन है जो कोवेलेंट नेचर का है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग अच्छे तरह से ये बात पढ़ चुके हैं कि जो कोवेलेंट नेचर होती है यानी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के। पीपी स्टैंड फॉर पोलराइजिंग पावर। और स्टूडेंट्स, जो पोलराइजिंग पावर होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पोलराइजिंग पावर का डायरेक्ट रिलेशन है। पोलराइजिंग पावर का स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन है एक तो पॉजिटिव चार्ज के साथ और दूसरा साइज के साथ, इसका स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन है। सो हम कह सकते हैं कि जहां पे साइज छोटा होगा स्टूडेंट्स वहां पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और जहां पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी स्टूडेंट्स वो जो है कोवेलेंट कैरेक्टर का होगा। सो अगर आप नोटिस करो इनमें से सबसे छोटे साइज का जो मेटल है वो बेरिलियम है। तो स्टूडेंट्स, इन ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे छोटे साइज वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो बेरिलियम एक ऐसा मेटल है जो दे हैव वेरी स्मॉल साइज बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ग्रुप। सो हम कहेंगे कि इनमें से सबसे जो राइट आंसर है वो बेरिलियम ऑक्साइड है। उसकी वजह आपको समझ आ गई कि बेरिलियम ऑक्साइड में बेरिलियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसकी, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन से। सो इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड करना अपने साथ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को, इसी नेचर को तो कोवेलेंट कैरेक्टर बोलते हैं। सो राइट आंसर इज बेरिलियम ऑक्साइड। बाकी अगर आप मेटल्स देखें तो वो या तो वो बड़े साइज होंगे बेरिलियम से या वो बॉटम पे हैं तो बड़े साइज उनकी वजह से ही, बॉटम पे आने की वजह से बड़े साइज होते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट एमसीक्यू, अमंग द आयनिक हैलाइड विच हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी आयनिक हैलाइड की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू को समझने के लिए पहले तो ये समझेंगे कि आयनिक हैलाइड्स के अंदर जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उसका ताल्लुक लैटिक्स एनर्जी के साथ है। स्टूडेंट्स, लैटिक्स एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब पॉजिटिव चार्ज
या नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी इन शॉर्ट चार्ज ज़्यादा होगा और साइज कम होगा। स्टूडेंट अब आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप बात करते हैं फ्लोराइड्स की, क्लोराइड्स की, ब्रोमाइड्स की, आयोडाइड्स की, तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी चार्ज सबका रिमेन सेम है। अब अगर अब साइज की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्लोराइड का साइज सबसे छोटा है, सो फ्लोराइड का साइज छोटा होगा तो फ्लोराइड्स की स्टूडेंट्स लैटिक्स एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा होगी तो मतलब कि फ्लोराइड्स के केस में फ्लोराइड्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि अगर हम बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड की, तो स्टूडेंट्स सोडियम फ्लोराइड में पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव फ्लोराइड को अलग करना, यानी इनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि फ्लोराइड की स्टूडेंट्स साइज छोटा होने से लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है। सो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहला नंबर किसको मिलेगा? अभी फ्लोराइड को मिलेगा। उसके बाद दूसरा नंबर किसको मिलेगा स्टूडेंट्स? क्लोराइड को मिलेगा। तीसरा नंबर किसको मिलेगा? ब्रोमाइड्स को मिलेगा। और चौथा नंबर किसको मिलेगा? आयोडाइड्स को मिलेगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है फ्लोराइड, यानी ऑप्शन ए। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम, ये तो बात बड़ी मशहूर है कि टॉप टू बॉटम साइज जो है वो एटम का बढ़ है। तो साइज के बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान होगा। सो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना जब आसान होगा तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने से होगा कि जब इस मेटल के सामने नॉर्मली मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, नॉन मेटल आएगा लाइक हेलाइड आएगा, तो हम कहेंगे कि हेलाइड को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलना थोड़ा सा आसान है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल होता है वहाँ पे फिर कोवलेंट नेचर आ जाती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलना आसान होता है वहाँ पे आयनिक, यानी कि आयनिक बॉन्ड की नेचर आती है। आयनिक बॉन्ड का ताल्लुक स्टूडेंट सीधा सीधा बेसिक कैरेक्टर के साथ होता है। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ए ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये भी बात ठीक है कि साइज बढ़ता है तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम होती है। इंक्रीज इन बोथ साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये बात ठीक है डी, कि जो हमारे पास जितना ज्यादा, स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा ऊपर ये फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूला में आपको एक और चीज समझ आएगी कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, साइज बड़ा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर में कमी आती है, यानी साइज में और बेसिक कैरेक्टर में डायरेक्ट रिलेशन है। सो BC का मतलब बेसिक कैरेक्टर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर बनेगा वो यही बनेगा कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू बोथ साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? डियर स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली ऊपर आपके साथ एक एमसीक्यू डिस्कस किया है जिसके अंदर आपको बताया है कि जो हमारे पास फ्लोराइड्स होते हैं, among all the halides they have the highest lattice energy due to their small size. So इनके अंदर ज़्यादा ताकत होती है पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने की, सो इनको मेल्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। सो अगर आप इनमें से नोटिस करो तो जो फ्लोराइड है डेफिनेटली इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो राइट आंसर इज डेल्टा। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं। द हाइड्रेशन एनर्जी इज मिनिमम फॉर, किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जान रखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स साइज के। सो हाइड्रेशन एनर्जी भी लैटिक्स एनर्जी की तरह चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप नोटिस करो तो इन ऑप्शंस के अंदर से जो सीजियम है उसका साइज स्टूडेंट्स ग्रेटर है, उसका साइज बड़ा होने की वजह से हम कह सकते हैं उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम है। तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़े साइज का एटम है वो सीजियम है। सो बड़ा साइज, हाइड्रेशन एनर्जी कम, राइट आंसर ए। ये सारे एमसीक्यूज का मतलब है आपको प्रीवियसली कॉन्सेप्ट्स के साथ रिव्यू भी करवाते जाएं साथ साथ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक हाइड्राइड, इनमें से कौन है जो आयनिक हाइड्राइड नहीं है? डी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब कभी मेटल के सामने नॉन मेटल आएगा तो मेटल का काम तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन देना है और नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। सो मेटल तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। सो मेटल के इलेक्ट्रॉन देने से नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन लेने से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सी नेचर का बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स? आयनिक नेचर का। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि जो नॉट नहीं है, विच इज फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक हाइड्राइड। अगर आप सीजियम हाइड्राइड की बात करें, मेटल नॉन मेटल, लिथियम हाइड्राइड मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, HCl ये भी मेटल है, ये भी नॉन मेटल, और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट्स HCl जो कि दोनों नॉन मेटल हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी, क्योंकि जब दोनों नॉन मेटल आ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहते हैं, सो फिर वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे ही आएंगे। सो इसका राइट आंसर है सी। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मजीद MCQ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगेन अभी आप रिसेंटली पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड है, मेटल नॉन मेटल है, एसिडिक नेचर का है। फॉस्फोरस नॉन मेटल, एसिडिक नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। जिंक ऑक्साइड दोबारा से आ गया, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर, ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो कौन सी नेचर के होंगे? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल की फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो राइट आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल। अब हम मूव करते हैं मजीद कुछ MCQs की तरफ। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन हैव ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? सो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आर्टिकल में से MCQ है। स्टूडेंट्स सब लोग जानते हैं यहाँ पे जो ब्रोमाइड है या ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो वो फ्लोरीन की है, विच इज़ 4.0। सो इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो इसका मतलब है कि फ्लोरीन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, उसके पास ऑप्शन ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, लूज करने की है ही नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रोमीन, आयोडीन या ऑक्सीजन को देखो तो ख़ास तौर पे ये जो एलिमेंट्स हैं ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, जब ये रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, सो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्टूडेंट्स वो होती है 3.5, जो कि इनसे ज़्यादा होती है। सो ऑक्सीजन के केस में जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो फ्लोरीन जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। सो फ्लोरीन पे हमेशा माइनस चार्ज आएगा। So which one of the following element can have only negative oxidation state? Right answer is fluorine. Alkaline earth metals are, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हैं? एसिडिक इन नेचर, गलत है, बेसिक नेचर की होती हैं। उनके जो ऑक्साइड्स हैं आपको पता है, उनको पानी में डालें बेसिक नेचर के हैं। वैसे भी उस मेटल को आप पानी में डालो तो बेसिस क्रिएट होती हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर, गलत। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं? लूज कर सकती हैं। जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, यानी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है किसी दूसरी चीज को, यानी कोई नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, सो लाइक एक नॉन मेटल है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए के ऊपर स्टूडेंट क्या चार्ज आएगा? माइनस। तो जाहिर सी बात है जब ए पे माइनस चार्ज आएगा तो ए तो रिड्यूस हो गया। मेटल खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, दूसरे को रिड्यूस करेगी। सो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किसी दूसरे को रिड्यूस करना जानती है। सो राइट आंसर इज डी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे लिखी गई हैं। अब ABCD वो 4 एलिमेंट्स हैं, ABCD। विच विल बी द मोस्ट मेटालिक, इनमें से कौन है जो मोस्ट मेटालिक होगा? स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो, ऑप्शन ए के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ताल्लुक ग्रुप 4th के साथ है, 4th A के साथ है। अगर आप बीटा ऑप्शन की तरफ जाएं तो इसके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका ताल्लुक ग्रुप 6A के साथ है, ग्रुप 6A के साथ है। और अगर आप डेल्टा ऑप्शन पे जाएं तो उसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ताल्लुक ग्रुप 7A के साथ है, ग्रुप 7A के साथ है। और इसी तरह से अगर आप ऑप्शन सी पे जाएं तो जिसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ताल्लुक ग्रुप 1st A के साथ है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ग्रुप 1st A जो है वो अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, विच आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर मोस्ट मेटालिक इन कैरेक्टर। तो राइट आंसर इज सी, ये मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है।
बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट, अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है लिथियम टू सीजियम आयंस द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। लिथियम से सीजियम। स्टूडेंट, लिथियम से सीजियम आपको पता है, ये पहले भी आपको बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट चार्ज के, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट साइज के। तो अब आपके सामने है लिथियम से सीजियम, साइज बड़ा हो रहा है, सो साइज के बड़ा होने से हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, कम होगी। तो वी कैन से दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम the degree of hydration energy decrease due to increase in size, hydration energy decrease करेगी। so right answer is decrease। I really hope students कि आपको ये MCQ से एक तो चैप्टर भी रिव्यू हो गया है और इससे आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में आपको मदद मिलेगी। I really hope students आज के इस लेक्चर में हमने ऑक्साइड को डिटेल से पढ़ा, ना सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन बल्कि हमने कॉन्सेप्ट पे भी बहुत अच्छा काम किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।